वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है फ्रेंड्स कि आज है जो आपका बिहार उत्पाद पुलिस का रिजल्ट आ गया है। कुछ दिन पहले ही इसका एग्ज़ाम लिया गया था और मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपका बिहार पुलिस फायरमैन का भी रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली है तो उसकी तैयारी के लिए आप लोग बोले थे क्लास कंटिन्यू रखने के लिए फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं प्रत्येक दिन एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, जो बिल्कुल सिलेबस अनुसार रहेगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे और सभी ये जो सब्जेक्टिव है डिस्क्रिप्शन के साथ है, तो इसमें बहुत कुछ आपको फ़ायदा होने वाला, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले बहुत दिन पहले मैं 50 प्रश्न करवाया था, 50 प्रश्न इसमें से रह गया था, उसी को मैं आज करवा रहा हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 50 से देखेंगे। देखिए, आज का पहला सवाल है, सूर्य से आती हुई पाराबैंगनी किरणें में कौन हमें बचाती है। ठीक है, सभी को पता है फ्रेंड्स पाराबैंगनी किरणें हमारे लिए क्या हानिकारक होती है, तो इसको ओजोन गैस बचाती है। ठीक है, यानी O3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन O3 ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन से देखिए, पढ़ते चलिए फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सूर्य से आने वाली पाराबैंगनी किरणें में से हमें O3 बचाती है। ओजोन परत का निर्माण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें की वजह से होता है। जब यह अल्ट्रावायलेट किरणें सामान्य ऑक्सीजन O2 के अणुओं पर गिरती है तो यह ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं को अलग अलग कर देती है। मुक्त हुए यह दोनों ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे अणु से मिलकर ओजोन O3 का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओजोन इसका जो सूत्र क्या होता है O3 होता है, तो याद रखिएगा। चलिए दूसरा 51 नंबर सवाल देखिए क्या है कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए, बांध के जो जल है उसमें संग्रहित ऊर्जा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा उसमें रहता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, डिटेल में पढ़ लें कि किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध के जल में और तनी हुई स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा संग्रहित होती है। दोनों याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन दोनों से पूछा जाता है। एक तो बांध के जल में कौन सा ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा है, और तनी हुई जो स्प्रिंग होती है फ्रेंड्स उसमें भी आपका संग्रहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक सभी लोग याद रखिएगा, जूल होता है। चलिए फ्रेंड्स, 53 नंबर अभी 51 नंबर 50 51 52 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 52 नंबर सवाल है आपका कि 72 किलोमीटर प्रति आवर के वेग का अर्थ क्या है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर प्रति सेकेंड होगा। देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है ना, तो मीटर प्रति सेकेंड में तो सिंपल है। इसको फिर क्या करेंगे, 72 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे कितना 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है। ठीक है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, तो बी इसका द्रव्यमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जड़त्व प्रत्येक वस्तु का गुण, यह प्रवृत्ति है। जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है। ठीक है, जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, केजी होता है। भारी वस्तु का जड़त्व किसी हल्की वस्तु से अधिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है फ्रेंड्स उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा निकलता है, ठीक है, ज्ञात होता है। जबकि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या होता है तो बल का सूत्र व्यंजक प्राप्त होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है फ्रेंड्स? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो 54 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, किसी वस्तु की गति के कारण उस वस्तु में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्शन में है, किसी वस्तु की गति के कारण उस वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो सूत्र याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। अगला सवाल 55 नंबर सवाल को देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कैलिफोर्निया। दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसकी खोज हैंस लिपर्सी ने किया था। ठीक है, दूरदर्शी का खोज हैंस लिपर्सी ने किया था। विश्व का सबसे बड़ी दूरदर्शी कैलिफोर्निया शहर, कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है तो अमेरिका में पड़ता है, स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जबकि वर्ष 2016 के बाद चीन ने यह स्थान ले लिया, यानी बहुत ही पुरानी बात है फ्रेंड्स, चीन ले लिया है। अभी पहले कैलिफोर्निया था लेकिन 16 के बाद से चाइना के पास में है। अगला सवाल को देखिए, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। वायु जीव श्वसन के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का होता है। देखिए, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सही बात है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण या विघटन कर ऊर्जा प्रदान करने में योगदान देता है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। वायु जीवी श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो सभी समझ गए फ्रेंड्स कि आपका वायु जीवी श्वसन के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? तो आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे शरीर में भी फ्रेंड्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया को जिसे कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है, वहाँ पे आपका कार्बनिक ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और उसमें हमें जो ऊर्जा निकलता है एटीपी के रूप में निकलता है। ठीक है, एटीपी के रूप में हमें निकलता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त का कौन सा घटक होता है फ्रेंड्स? तो ये आरबीसी होता है। ठीक है, आरबीसी में क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस, जिसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन क्या है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन से संजोग कर हमारे शरीर के हर एक पार्ट्स में क्या है? ऑक्सीजन को पहुँचाता है। देखिए, रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था फ्रेंड्स? ये भी याद रखिए, विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण का खोज किया गया था, याद रखिएगा। तो रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा शुद्ध रुधिर हृदय से धमनी की ओर जाता है। ठीक है, शुद्ध जो रुधिर है, खून है, वो हृदय से धमनी की ओर जाता है, तथा अशुद्ध रक्त परिसंचरण शिरा में हृदय से शिराओं की ओर जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है फिर शुद्ध रक्त कौन होता है? तो धमनी है जो शुद्ध रक्त होता है, और शिरा है जो क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। तो ये भी याद रखिएगा। रक्त परिसंचरण की खोज देखिए यहाँ पर दे दिया है, याद रखिएगा। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। लाल रक्त कणिका जिसे क्या कहते हैं? आरबीसी, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, ये भी याद रखिएगा। रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस का मुख्य कार्य है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है फ्रेंड्स? ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। देखिए यहाँ सभी दिया हुआ है। तो देखिए, सब्जेक्टिव पढ़ने से ही फायदा होता है फ्रेंड्स कि इसमें बहुत चीज़ का रिवीजन होता है। सभी याद रखिएगा। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन। हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका कितना होता है? 3 से 4 दिन होता है। देखिए, इसी तरह से रिवीजन करते रहिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी से रिवीजन करते रहिएगा तो आपका अप टू डेट रहेगा जीके जीएस। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? तो संयोजकता के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ कह रहा है तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता संयोजकता से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जा सकता है, तो किसे? संयोजकता से लगाया जाता है। 59 नंबर सवाल है, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है? ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, लीवर। लीवर जिसे जिगर भी कहते हैं और क्या कहते हैं? इसे यकृत भी कहा जाता है। जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ग्रंथि है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है जो लीवर है, जिसे जिगर भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो करता है कौन सा अंग पाचन भोजन में विषालु जो विषालु पदार्थ होता है, विषैले पदार्थ, उसका अवशोषण करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लीवर मानव पेट में दाईं ओर रहता है। यह भोजन में उपस्थित विषाक्त पदार्थों का अवशोषण करता है। लीवर के क्षतिग्रस्त होने से लीवर सिरोसिस रोग होता है। ठीक है, जब लीवर खराब हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? तो लीवर सिरोसिस होता है। ये लीवर देखिए, जब पीलिया जो जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस होता है फ्रेंड्स, इससे आपका लीवर ही प्रभावित होता है। ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, किस में होता है? तो ये पोटेटा में होता है। ठीक है, जिस प्रक्रिया में पौधों में अन्य जीवों की भांति अपने जैसे पौधे पैदा करने की क्षमता होता है, अपने जैसा, उसे पादप प्रवर्धन कहते हैं। आलू, ठीक है, पोटैटा में पड़ा पोटैटो, आलू पोटैटो हो गया, फिर सलकंद्र हो गया और घनकंद्र हो गया। ये सभी में होता है जो मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है। ठीक है, पोटैटो होगा, पोटैटो मीन्स आलू होता है, पढ़ने में मिस्टेक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोटैटो हो गया, सलकंद हो गया, घनकंद हो गया, ये सभी में जो होता है फ्रेंड्स किस इसमें जो प्रवर्धन होता है, वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, याद रखिएगा। 61 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आपका बिहार की द्वितीय राजभाषा है। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए, पहला तो आपका हिंदी हो गया, द्वितीय राजभाषा आपका उर्दू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का प्रथम भाषा राजकीय भाषा है जो हिंदी है, द्वितीय उर्दू है। बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है फ्रेंड्स, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है,
कि जो उर्दू है जो हमारा बिहार का राजकीय द्वितीय भाषा कब बना, तो 1981 ईस्वी में इसको दर्जा दिया गया। 62 नंबर सवाल देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो राज्यपाल के द्वारा होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, डिटेल पढ़ते चलें कि भारत में संघ केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, प्रमुख होता है, राज्यपाल होता है, और वास्तविक कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है जो राज्यपाल करता है, तो कितना अनुच्छेद के तहत? 164 के 1 के तहत करता है, तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यही अनुच्छेद के तहत, ठीक है। मंत्रियों के विभाग का बंटवारा मुख्यमंत्री करता है। इस प्रकार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा की जाती है अनुच्छेद 164 के 1 के तहत, ठीक है। 63 नंबर सवाल को देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य होते हैं, तो करेक्ट आंसर पार्लियामेंट के होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति में। देखिए संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये सभी को याद रखना है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों करते हैं। तो संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा, इसी के सदस्यगण के द्वारा उपराष्ट्रपति का क्या होता है फ्रेंड्स? चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। प्रश्नकाल के समय उच्चतम न्यायालय में 30 अन्य न्यायाधीश कार्यरत थे, जबकि एक मुख्य न्यायाधीश होता था। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना? टोटल 34 है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें संख्या आपका प्रस्तावित है बढ़ने के लिए भी, इसको देख लीजिएगा। 65 नंबर सवाल को देखें, भारत क्या है फ्रेंड्स? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ है राज्य धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। राष्ट्र की दृष्टि में सभी धर्म एक समान है, ठीक है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है फ्रेंड्स। यहाँ पर किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है, जो इच्छा है वो अपना धर्म को मान सकते हैं। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वैशाली थी। पुराने जो लिच्छवी राज्य थी उसकी राजधानी लिच्छवी कहाँ थी? तो वैशाली थी। वैशाली में याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया था आपका वैशाली में ही। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है लिच्छवी बिहार गंगा के उत्तर मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एक गणराज्य था, ठीक है। कहाँ था? मुजफ्फरपुर जिले में स्थित था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। आधुनिक बसाढ़ के निकट एक विशाल नगरी थी जिसकी परिधि 10 से 12 मील थी। लिच्छवी बुद्धकालीन समय में बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हुए होते हैं, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के जो चुनाव करते हुए कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो वो लोकसभा के ही होते हैं, ठीक है। लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सदन के सभी पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा ही किया जाता है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 93 के अनुसार जो लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा तो जितने भी सदस्य हैं उसी में से एक लोकसभा का अध्यक्ष चुनाएंगे और एक उपाध्यक्ष चुनाएंगे। लोकसभा जब अपना त्यागपत्र देता है तो किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, न कि राष्ट्रपति को डायरेक्ट। 68 नंबर सवाल, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हुए होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट एवं राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और कौन रहेंगे? राज्य के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य
को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। तो ये भी बात को ध्यान रखिएगा। 17वें संविधान के तहत जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ के भी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसको भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला सवाल को देखिए, पंचायती राज लागू किया गया, कब लागू किया गया था? तो 1959 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए इसको डिटेल देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ये देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में गांधी जयंती के दिन पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। 1992 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 1992 में। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन है जो पंचायती राज से संबंधित, ये भी याद रखिएगा। भारत में 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में है जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की तिथि को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस संशोधन के द्वारा देश में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो हमारे देश में पंचायती राज है फ्रेंड्स वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, तो कौन कौन है आपका? तो देखिए 3 स्तर में, एक हो गया ग्राम पंचायत एक स्तर, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में बगदारी गांव से लागू की गई थी। तो सभी को याद रखिएगा। ठीक है, इसका PDF कहिएगा तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार, पुनः रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिला फ्रेंड्स। सबसे पहले तो सीखे कि पंचायती राज लागू किया गया था 1959 में। उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद में आपका है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, और ये 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये सभी को जरूर याद रखेगा। अगला सवाल को देखें, और देखिए पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, तो ये पूछा जाता है 3 स्तरीय में कौन कौन है इसमें से। ठीक है, तो देखिए ग्राम पंचायत है, दूसरा पंचायत समिति और जिला परिषद है। उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कब कराया जाता है? तो कभी भी कराया जाता है। उपचुनाव का कोई लिमिटेशन नहीं, समय सीमा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, रिक्त जब खाली हो जाता है पोस्ट तो उपचुनाव कभी भी कराया जाता है। देखिए उपचुनाव का आयोजन खाली राजनीतिक पद को भरने के लिए किया जाता है। विधानसभा अथवा लोकसभा सदस्य अक्सर अपने पद को अलग अलग कारणों से छोड़ देते हैं। आयोग ठहराए जाने पर, लाभ के पद पर होने के कारण और आकस्मिक मृत्यु होने पर भी उपचुनाव का आयोजन कराया जाता है। उपचुनाव का आयोजन कभी भी कराया जा सकता है, याद रखिएगा। 71 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो जो सिंधु घाटी थे पशुपति की पूजा करते थे। इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है फ्रेंड्स कि सिंधु नदी के किनारे बसी भारत की प्राचीनतम नागरीय सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक ही है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। किससे? तो पुरातात्विक स्रोत से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पशुपति की पूजा, मातृदेवी की पूजा, नाग की पूजा एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन क्वेश्चन में याद रखिएगा मुख्य रूप से पशुपति की ही पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। देखिए बौद्ध धर्म से आपको पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। तो त्रिपिटक है जो आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक ग्रंथों से प्राप्त होता है। तीनों पिटक की भाषा क्या है? पाली। याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। त्रिरत्न में आएगा बुद्ध, धम्म, संघ, और पिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। आपका जो त्रिपिटक का भाषा क्या है? तो पाली भाषा, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापित हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1900 द्वितीय विश्व युद्ध, याद रखिएगा फ्रेंड्स। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में हुआ था। 1939 से 45 तक चला था। यह युद्ध 6 वर्ष तक चला था फ्रेंड्स। आपका जो बिहार पुलिस फायरमैन में है फ्रेंड्स, तो उसमें इसका तत्कालिक कारण और प्रथम विश्व का भी तत्कालिक कारण पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। उसके बाद में उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपका 45 में 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों देशों की संख्या कितना थी? 51 थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एप्लीकेशन में भी फ्रेंड्स आपका UNO से संबंधित लगभग के 80-90 क्वेश्चन डाल दिया हो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट मास्टर माइंड ऑफ जीके एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए वो कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, लिखिएगा फ्रेंड्स मास्टर माइंड। ठीक है, मास्टर माइंड, और इस तरह से लिखिएगा ऑफ जीके।
तो वहाँ पर आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें टॉपिक वाइज मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, टोटल 17 टॉपिक से क्वेश्चन दिया हूँ। उसमें टोटल मैं 60 टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। कोई भी एग्जाम में जाइएगा फ्रेंड्स, इस पढ़ के जाइएगा तो 60 क्वेश्चन तो पक्का, 60 में 50 क्वेश्चन तो 100% उससे जरूर लड़ेगा, और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सभी स्टूडेंट आप अपने दोस्तों में भी इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में थी। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था तो संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी, याद रखिएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों देशों की संख्या कितना हो गया? 193 हो गया। वर्ष 2011 में 153वां देश कौन? दक्षिण सूडान बना, ये भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क शहर में पूछता है, ये आपका उत्पाद पुलिस में पूछा जा चुका है। इसकी आधिकारिक भाषा क्या? अंग्रेजी और फ्रेंच है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कौन कौन है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, याद रखिएगा। इसका स्थायी सदस्य कितने हैं? अपने 5 है, 5 देश है, और अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10 है। इसको डिटेल पढ़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में फ्रेंड्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पर जाके पढ़ें, उससे पूरा निचोड़ उसमें डाला हुआ है। 74 नंबर सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है? तो देखिए 2017 में जो घोषणा किया गया था फ्रेंड्स, कितने की? तो आपका 1 रुपये का नोट जारी करने का 2017 की बात है। 1 रुपये नोट पर किसका सिग्नेचर होता है फ्रेंड्स? तो वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। देखिए डिटेल में है, केंद्र सरकार इतना को रुपये का नोट जारी करने की घोषणा, 1 रुपये के नोट को सरकार खुद जारी करता है, और इस पर वित्त मंत्रालय के सचिव, अभी बताए, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। बाकी अन्य नोट पर किसका होता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, याद रखिएगा। और ये नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट पर आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास 25वीं के हस्ताक्षर इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। इस पर 1 रुपये के नए सिक्के का प्रतिरूप और रुपये का चिन्ह आपका इस तरह से होगा, ठीक है। रुपये का चिन्ह अब हम लोग का सिंबल ऐसा ही है। अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी कितना में फ्रेंड्स? तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई है जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षक और सहायक मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो एक मराठों की हार हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? यहाँ पर देखिए, डिटेल आप लोग देख लिए। अगला है फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए अशोक है जो कलिंग युद्ध के बाद में है जो धर्म स्वीकार किया था, कौन सा फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म किया था ना। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य है जो फ्रेंड्स मुख्य रूप से किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था, और जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया था। क्वेश्चन पूछा था, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य है जो किसको अपना गुरु बनाया था फ्रेंड्स? तो भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया था। उसी के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जैन धर्म दिगंबर और श्वेतंबर में बढ़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक फ्रेंड्स। देखिए जैन धर्म से संबंधित भी मैं आपको टोटल में करवा दूंगा कल से या परसों तक में फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म में करवा दिया हूँ, यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर डाल दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए सीखने को क्या मिल रहा है फ्रेंड्स कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम कहाँ? पाटलिपुत्र में। और किसकी अध्यक्षता में? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें जैन धर्म इसी में दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो श्वेतांबर वाले थे जो फ्रेंड्स श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर है जो बिना वस्त्र के नग्न रहते थे, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो पाटलिपुत्र। राज तरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है, किसका वर्णन किया फ्रेंड्स? तो कश्मीर का वर्णन किया है। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक क्या संस्कृत ग्रंथ है, याद रखिएगा। राजतरंगिणी जो किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है, ठीक है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। 78 नंबर, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी, कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1500 कितना हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। याद करिए पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के सेना के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। इसी में बाबर ने प्रथम बार तोप का भी प्रयोग किया था। इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का शासन 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। इसका पूरा नाम क्या था? तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और पानीपत के प्रथम लड़ाई में ही जो आपका बाबर ने तोप का प्रयोग किया था, जिससे उसको विजय हासिल करने में मदद मिली थी। 79 क्वेश्चन देखिए, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की है, ठीक है। तो ये आपका 2017 का करंट अफेयर वाला है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, जनरल मोटर्स हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, अशोक महान पुत्र थे किसके? तो देखिए अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार का बेटा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सही। अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से, याद रखिएगा।
सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक महान शासक थे। वो भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। ठीक है, पहला तो आपका हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा हो गया बिंदुसार और तीसरा शासक महान शासक में हो गया अशोक हो गया, जिन्होंने 259 ईस्वी पूर्व में 232 ईस्वी पूर्व तक भारत पर शासन किया तथा इनके पिता बिंदुसार थे। ठीक है, इनके पिता बिंदुसार थे। अशोक की माता कौन थी? तो सुभद्रांगी थी। ठीक है, सुभद्रांगी इनकी माता के नाम थी, जो चंपा राजवंश के एक ब्राह्मण की कन्या थी। उनकी प्रिय उपाधि देवनाम प्रियदर्शी की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक। देखिए आपका यहाँ प्रशासन का क्रम दिया हुआ है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि गर्म पानी के स्रोत यहाँ है। तो गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? राजगीर में होता है ना, वहाँ पर कुंड है जहाँ से गर्म पानी निकलते रहता है। बिहार में सर्वाधिक विख्यात गर्म जल कुंड राजगीर में है, जिसमें सप्तधारा, सूर्य कुंड तथा अनंत कुंड प्रमुख है। ठीक है, इसमें कई गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। तो सभी को पता है फ्रेंड्स, कागज उद्योग के लिए यह बहुत फेमस है। न्यू प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित नेपानगर एक औद्योगिक नगरी है जो बुरहानपुर जिले में स्थित है। नेपानगर अपने अखबारी कागज मिल, जिसको क्या कहते हैं, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए विख्यात है। ठीक है, तो नेपानगर एमपी में पड़ता है, अखबारी कागज के लिए फेमस है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करते हैं किससे करती है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, आबकारी कर से। आबकारी, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व आबकारी कर से एकत्रित करते हैं। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि नाबार्ड नाम है। ठीक है, नाबार्ड के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड नाम किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देख लेते हैं डिटेल में फ्रेंड्स। डिटेल में आपका है कि नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भारत की एक विशेष वित्तीय संस्थान है। यह भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। याद रखिए, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना देखिए 1982 में दे दिया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नाबार्ड उन संस्थानों के विकास में सहायता करता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं। नाबार्ड बैंक की स्थापना शिवरामन समिति के, याद रखिए, शिवरामन समिति के सिफारिश पर 22 जुलाई 1982 को की गई थी। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कौन सा समिति? शिवरामन समिति की सिफारिश पर 22 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका मुंबई में, ये भी याद रखिएगा। और क्या क्वेश्चन था? नाबार्ड नाम है किसका फ्रेंड्स? तो कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है। सारा डिटेल देखिए नाबार्ड के बारे में फ्रेंड्स। कब स्थापना हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक में सिल्क वर्क सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सिल्क उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का 50% उत्पादन करने वाला कर्नाटक राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु दर से पता चलता है। किसी देश की स्वास्थ्य की स्थिति जिन कारणों से तय होती है वह एक खुशहाल और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाएं, शिक्षा, सामाजिक न्याय, पोषण का स्तर आदि है। अगर जीवन की गुणवत्ता बेहतर है तो बीमारी और मौत कम होगी। समुदाय के स्वास्थ्य का पता मृत्यु दर से पता चलता है। ठीक है, याद रखिए, किससे पता चलता है फ्रेंड्स? तो आपका जन्म दर से नहीं, शिशु मृत्यु दर से, माता मृत्यु नहीं, मृत्यु दर से पता चलता है। अगला सवाल है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? सभी को पता है फ्रेंड्स, सुबह का तारा किसे कहा जाता है? सांझ का तारा, सूर्य का तारा शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, शुक्र है जो सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले कौन सा है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद में क्या है? पृथ्वी है, उसके बाद में मंगल है। ठीक है, नहीं सॉरी, दूरी के क्रम के अनुसार फ्रेंड्स सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है जो 5वां स्थान पे आता है। तो यहाँ मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी कौन सा स्थान पे आता है फ्रेंड्स? तो आपका 5वां स्थान पे आता है, ये भी याद रखिए। प से पृथ्वी होता है फ्रेंड्स, और सूर्य से दूरी के हिसाब से आपका कौन सा स्थान पे आता है? तो आपका, एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो आपका ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह से यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स, बुध हो गया पहला, फिर शुक्र हो गया, फिर उसके बाद में पृथ्वी हो गया, उसके बाद मंगल हो गया। नहीं सही, आकार की दृष्टि से फ्रेंड्स, सॉरी, देखिए दूरी के हिसाब से तो सबसे पहले कौन सा है फ्रेंड्स? तो बुध है, उसके बाद में कौन सा है? तो उसके बाद शुक्र है, और तीसरा स्थान पे कौन सा आता है? तो पृथ्वी आता है। ठीक है, ये दूरी के अनुसार से तीसरा आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, और चौथा स्थान पर कौन आता है? तो मंगल आता है। ये आपका सूर्य से दूरी के हिसाब से है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो रहे थे।
तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तो ये सूर्य ग्रह मान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसके सबसे पहला बुध होगा, उसके बाद शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी होगा, उसके बाद मंगल होगा, ठीक है। यानी कि पृथ्वी तीसरा स्थान पे आता है सूर्य से दूरी के अनुसार से। और आकार की दृष्टि से होता है फ्रेंड्स, तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? बृहस्पति होता है फ्रेंड्स, उसके बाद शनि होता है। उसी तरह से आकार की दृष्टि से पृथ्वी है जो कैसा है, तो 5वां स्थान पे है, ठीक है, 5वां स्थान पर आता है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी 5वां स्थान पर है फ्रेंड्स, और सूर्य से दूरी पर तीसरा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, 8 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, विश्व महिला दिवस के रूप या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा के बराबर होती है, ठीक है। टीआरपी का अर्थ क्या होता है फिर? सभी लोग सुनते रहते हैं टीआरपी बढ़ाते हैं टेलीविजन वाले, तो डी होगा, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है, फुल फॉर्म इसका होता है, ठीक है। देखिए टीआरपी का पूर्ण रूप टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। यह एक टेलीविजन कार्यक्रम की लोकप्रियता को दर्शाता है, ठीक है। जिसका टीआरपी अधिक रहता है वो ज़्यादा लोकप्रिय होता है। यह लोगों की पसंद का एक सूचकांक है। 91 नंबर सवाल है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हीमोग्लोबिन दो चीज़ से बना है, एक हीम से एक ग्लोबिन से बना हुआ है। हीम है जो रक्त का रंजक लाल रंग प्रदान करता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की कैपेसिटी रखता है। और यही हीमोग्लोबिन है जो फ्रेंड्स आरबीसी में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो देखिए कह रहा है रक्त का कौन सा अवयव शरीर में मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है या पहुंचाता है? तो हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिका आरबीसी का मुख्य अवयव हीमोग्लोबिन है। इनका प्रमुख कार्य शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑक्सीजन का भी परिवहन यही करता है, पहुंचाता है आरबीसी, हीमोग्लोबिन ही, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस लाता है यही। यह रक्त को लाल रंग देता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो देखिए इसमें 2 पार्ट से बना है, तो इसको टोटल क्या कर सकते हैं, प्रोटीन के अंतर्गत रखते हैं। हीम है जो रंजक प्रदान करता है, मुख्य रूप से जो प्रोटीन है वो ग्लोबिन है। अगला है, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसे क्या कहते हैं, तो आर्किड कहते हैं, ठीक है। आर्किड पौधा एक फूल का पौधा है जिसमें पुष्प अत्यंत सुंदर सुगंधित होते हैं। इनमें उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करते हैं। आर्किड पौधे पहाड़ी प्रदेश में जैसे हिमालय और नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं। 93 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, जीवित कोशिका की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, कौन करती है, तो न्यूक्लियस करती है, ठीक है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम क्यों कहते हैं। उसी तरह से कोशिका का कंट्रोल रूम, ठीक है, नियंत्रण कक्ष जिसे कह सकते हैं, किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कहा जाता है। याद रखिए, कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है किसे, तो केंद्रक को कहा जाता है, क्योंकि यह जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं तो केंद्रक करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। केंद्रक की खोज किसने किया था, याद रखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था, ठीक है। केंद्रक में पतली पतली धागों जैसा रचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या था, क्रोमेटिन तंतु भी कहा जाता है। 94 नंबर सवाल को देखिए, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, तो ये त्रिगुणित हो जाते हैं। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या के त्रिगुणित हो जाते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली रचना त्रिगुणित होती है, क्योंकि यह 3x भ्रूणकोश केंद्रक से बनता है। जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं, फल और फूल अनुपस्थित होते हैं तथा भ्रूणपोष अगुणित होता है। अगला, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, इसे क्या कहते हैं, मोआ कहा जाता है। न्यूजीलैंड का मोआ पक्षी जो विलुप्त हो रहा है। अगला फ्रेंड्स, प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिका कभी भी नहीं पाया जाता है। प्राणी या जंतु कोशिका भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सेल भित्ति, ठीक है। सेल भित्ति है जो इसमें कभी नहीं पाया जाता है। ये सेल भित्ति है जो पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। सेल मतलब कोशिका होता है ना, तो ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश में कर दिया है। तो प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिका अंग नहीं पाया जाता है, तो सेल भित्ति यानी कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाया जाता है प्राणी कोशिका में। ये किस में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति या सेल भित्ति पाया जाता है। देखिए, प्राणी कोशिका में सेल भित्ति कोशिका अंग नहीं पाया जाता। जीवाणु व वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम्य तथा मोटी परत पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। वही सेल भित्ति, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से कोशिका को आकृति प्रदान करता है एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करता है, ठीक है। पेड़ पौधे के जो बाहरी आवरण होता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं।
मानव के इकाई कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं, तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। देखिए जोड़ा कहेगा तो 23 होगा, लेकिन ऐसे पूछेगा तो कितना होता है, 46 होता है गुणसूत्र में। ठीक है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो कि सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। आनुवंशिक गुणों को संचारित कौन करता है, तो गुणसूत्र करता है। मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 और जोड़े रहेगा तो 23 होती है। गुणसूत्र की संरचना केंद्रक में धागे नुमा होती है। ठीक है, 98 नंबर, किस जीव में कसाब पाया जाता है। ठीक है, कसाब किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर पैरामीशियम में पाया जाता है। ठीक है, कसाब आपका कुछ जीवाणु और सुकेंद्रित कोशिकाओं में कोशिका से बाहर निकलती है हुई एक चाबुक जैसी परिशिष्ट होती है। यह एक कोशिका अंग होता है जिसमें जीव कोशिका से बाहर के तापमान व रासायनिक परिस्थितियों का बोध कराता है। यह पैरामीशियम में पाया जाता है। अगला 99 में, रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः होती है फ्रेंड्स, तो सभी को पता होगा एलपीजी मुख्य रूप से क्या होती है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन होता है। तो ऑप्शन में आपका मीथेन दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एलपीजी देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस को रसोई गैस रूप में जाना जाता है। यह हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होती है। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया, जबकि मीथेन और इथेन गैस भी मिली होती है। एलपीजी में सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को मिला देते हैं ताकि इससे रिसाव को इसकी गंध से पहचाना जा सके। बहुत चीज़ इसमें सीखने को मिल रहा है। देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है फ्रेंड्स। इसको है जो इसमें मुख्य इसका घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मीथेन दिया हुआ है, मीथेन भी रहता है। तो ऑप्शन में मीथेन है, तो करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रोपेन ब्यूटेन के साथ साथ मीथेन और इथेन गैस भी मिली होती है। देखिए एलपीजी क्या होता है, एक गंधहीन गैस होता है। अगर इसमें कुछ नहीं मिलाएगा फ्रेंड्स तो रिसाव होगा, तो क्या किसी को पता नहीं चले, इससे खतरा बढ़ जाएगा और बहुत सारे लोग मरे जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स इसको रिसाव को पकड़ाव के लिए उसमें क्या डाला जाता है, मिथाइल मरकैप्टन डाला जाता है। ठीक है, ये सल्फर के यौगिक होते हैं, मिथाइल मरकैप्टन होता है। इसको याद करने का तरीका मैं सभी को बताया था, मरकैप्टन। अगर मरकैप्टन एलपीजी में नहीं डाला जाएगा तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा, लीक करेगा। तो अब देखिए सभी लोग याद रखेगा कि एलपीजी में क्या मिलाया जाता है, तो मरकैप्टन तो याद रहेगा ना, नहीं तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो देखिए सल्फर के मिथाइल मरकैप्टन को इसमें मिलाया जाता है ताकि गंध दे फ्रेंड्स और पता चले इसका रिसाव हो। तो ठीक है, अगला सवाल 100 नंबर सवाल आज का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स कि जल में जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कठोर जल कहलाते हैं। कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। यह जल साबुन में कठिनाई से झाग देता है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर कठोरता को दूर करता है। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स कि देखिए जल में किसको सोडियम कार्बोनेट डालकर कठोरता को दूर करते हैं। कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें घुले लवण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। देखिए 100 प्रश्न था फ्रेंड्स, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ें। इसी तरह से मैं कंटिन्यू एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा जो आपका बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहाँ पर भी इसका रिवीजन करते रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत कम लोग अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड किया फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब पर लगभग 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर 1,10,000 है फ्रेंड्स। अभी लगता है 2,000 ही स्टूडेंट है जो एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। उसमें पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स। अपने मोबाइल में आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर रखें, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो मास्टर माइंड ऑफ जीके प्ले स्टोर में कहिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर सरस्वती माता का फोटो लगा हुआ है। आप लोग सभी लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों वाले ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर जरूर करें। जल्दी जल्दी उसमें डाउनलोडर बढ़ाएं फ्रेंड्स, ताकि उसमें काम करने में और इंटरेस्ट से मैं काम करूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।